गुड इवनिंग ऑल। योग और अध्यात्म की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ हो सकता है आप लोग जानते हो या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ इसमें नई चीज़ें हैं तो मे भी आप लोगों के काम आए। लास्ट टाइम हमने योग के लिए थोड़ा सा जाना था कि योग क्या है। आज हम उससे आगे का पैटर्न फॉलो करेंगे। आज का जो हमारा पैटर्न है वो है आकृति विज्ञान। हालांकि ये योग का ही एक हिस्सा है। इसको हम शरीर विज्ञान में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में कई तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। पर अगर हम पैटर्न को समझकर उसके अनुरूप काम करते हैं, उसका वातावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम कई उपायों से शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन आता है कि देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप यदि व्यक्ति आचरण करे तो रोगों से निजात पाई जा सकती है। हम जिस भी प्रकार के कर्म करते हैं उसी के अनुरूप प्रकृति जो है हमारे मन को क्रिएट करती है। जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारी आदतें बन रही हैं। जो हमारी आदतें हैं वो हमारे संस्कारों में नजर आने लगती हैं। जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे ब्रेन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं और हम दोबारा से उसी पैटर्न पर सोचने लगते हैं। तो हमारे दो प्रकार के मन बनते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। जो स्थूल मन है उसको चेतन मन बोल सकते हैं, जो सूक्ष्म मन है उसे अवचेतन मन बोल सकते हैं। सूक्ष्म मन हमारे शरीर की समस्त गतिविधियों, जिसमें हमारी चेतना, चाहे वो मानसिक हो चाहे आत्मिक हो, हमारे शरीर में प्राण लेने की इच्छा, जो हमारी श्वास है उनको निर्धारित करती है, हमारे भावों को निर्धारित करती है, हमारे विचारों को निर्धारित करती है। और जो स्थूल चेतना है, जिसको हम स्थूल शरीर भी बोल सकते हैं, ये हमारे बाहर और भीतरी दोनों प्रकार के स्वरूपों को, जिसे हम हाथ, पैर, अंग, ग्रंथि इत्यादि के रूप में देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको इंडिकेट करती है। सूक्ष्म शरीर वह है जो गतिविधियां संचालित हो रही है। यहाँ पे हम एक उदाहरण ले सकते हैं गुलाब का। अगर हम गुलाब को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो गुलाब का स्थूल शरीर है। पर जब हम गुलाब की गंध को महसूस करते हैं तो वो गुलाब का सूक्ष्म शरीर है, उसकी चेतना है। जितनी दूर तक उसकी खुशबू जाती है आदमी उतनी दूर तक उसका अनुभव कर सकता है। इसी प्रकार हम लोगों का जो सूक्ष्म शरीर है ये जगह जगह यहां वहां भटकता रहता है। कभी हम यहाँ के बारे में सोच रहे हैं, कभी बैठे बैठे हम लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी किसी अपने मित्र के पास पहुंच जाते हैं, चाहने वाले के पास पहुंच जाते हैं, और कभी कभी ये हमारे शत्रु के पास होता है। तो जिस प्रकार की चेतना को हम अनुभव करते हैं वैसी ही चेतना हम जीने लगते हैं। कभी ये चेतना हमें स्वप्न के रूप में नजर आती है और कभी ये चेतना हमें विचार या फिर भाव के रूप में नजर आने लगती है। जिस प्रकार की भी चेतना हमें नजर आती है, हमारी सांसें उसी के अनुरूप चलने लगती हैं, उनमें तीव्रता या कमी आती है। यदि हमारी सांसें तीव्र होती हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ने से हमारी जो दहन की क्रिया है वो तीव्र हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में नई ऊर्जा का विकास या नई ऊर्जा पैदा होने लगती है। जब ऊर्जा पैदा होती है तो शरीर के 4 मूल केंद्र, दिमाग, कंठ, हृदय और जनन अंग, उस ऊर्जा को समाहित करते हैं और उस ऊर्जा को भविष्य के कामों के लिए स्टोर करके अपने पास रख लेते हैं। फिर जैसे और जिस अवस्था में हमें उस ऊर्जा की जरूरत होती है वो ऊर्जा को रिलीज करके हमारे उस काम को पूरा करवा देते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार से ऊर्जा को बुलाता है
समाहित करता है, उस पर प्रतिक्रिया देता है और अंत में उसे शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसमें हमारा दो भाग, शरीर के हमारे मुख्य रूप से दो भाग हैं, ब्रेन और हमारे सभी समस्त अंग। ब्रेन सबसे काम कराता है और सब अंग जो हैं ब्रेन के अनुरूप काम करते हैं, इस ऊर्जा द्वारा संचालित होते रहते हैं। इसके बाद हमारी चेतना ऊपर के लेवल पर उठती है, उससे ऊपर उठती है। ऊपर उठने पर मन जो है वो बुद्धि में कन्वर्ट हो जाता है। दिमाग हमारा मन बनता है, मन जो है बुद्धि में कन्वर्ट हो जाता है। मन से हमने प्राणों को स्वीकार किया था, प्राण आए थे। जिस प्रकार का मन होगा, जैसी वस्तु में मन होगा, प्राणों की गति उसी के अनुरूप होगी। तत्पश्चात मन से बुद्धि का निर्माण होता है। बुद्धि हमें यह बताती है कि जो भी घटना घट रही है, उस घटती घटना को हम अपनी इच्छा अनुसार कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि होती है, जो बुद्धि का अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकता है। अब ये बुद्धि हमें यह बताती है कि इस अवस्था को इस तरीके से धारण करने से हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी चेतना में, हमारे स्वभाव में, हर चीज में परिवर्तन किस प्रकार से लाया जा सकता है। जब हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं तो हमारे शरीर के 6 आधार षड रिपु जागृत होते हैं। ये षड रिपु ही निर्धारण करते हैं कि हम किस प्रकार का जीवन यापन करेंगे, किस व्यक्ति के प्रति किस प्रकार की इच्छा को व्यक्त करेंगे। ये षड रिपु, हालांकि इन्हें 6 राजा षड रिपु बोला गया है। ये हमारे शत्रु भी हो सकते हैं और हमारे मित्र भी। ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है कि हम इनको मित्र बनाते हैं या इनको शत्रु। अधिकतर जाने अनजाने हम इनको शत्रु ही बनाते हैं, जिसे हम बहुत बुरा समझते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। कहीं कहीं पे हम इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम और अहंकार, ये 6 राजाओं को मानते हैं। जब हम इन्हें शत्रु मानते हैं तो ये हमारे जीवन को कठिनाइयों के दौर में ले जाते हैं, हमारे जीवन को, हमारे जीने के तरीके को कठिन कर देते हैं, ताकि हम इनको समझ सके और इनको मित्र बना लें। और जब हम इस चीज को जान जाते हैं, तब हम इनको अपना मित्र बनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो षड रिपु हैं, ये बुद्धि के द्वारा संचालित होते हैं। हालांकि ये बुद्धि से ऊंचे उठे हुए हैं, बुद्धि से ऊपर उठकर हैं, तो हम इनको जान तो सकते हैं, लेकिन बिना कर्मों के इनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब हम इनको जानते हैं तो हम बुद्धि के द्वारा निर्णय ले सकते हैं कि इनको पाने के लिए या इनको मनाने के लिए हम किस प्रकार की स्तुति करें, किस प्रकार से इनको मनाएं। और जब हम इनको मना लेते हैं तो वह होने लगता है जो हम चाहते हैं। तो योग का जो मूल उद्देश्य है, सुखी रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, वो इन षड रिपुओं को जानने के बाद आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो इन षड रिपुओं को जानने से पहले जरूरी है कि हम अपने शरीर को समझें, हमारे शरीर में क्या होता है, कैसे है। तो हम सबसे पहले स्थूल पक्ष की ओर चलते हैं। तो शरीर क्या 2 रूप हैं, ये स्थूलता में ही काउंट किए जाते हैं। एक स्थूल शरीर जो हमारे बाहर व भीतरी स्वरूप है, हाथ, पैर, अंग, ग्रंथि इत्यादि, इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। उसके बाद इन ग्रंथियों के, अंगों के, हाथ पैर आदि के कार्य होते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो इसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। स्थूल शरीर के अंतर्गत हम शरीर को 2 हिस्से, बाहरी शरीर और भीतरी शरीर में बांटते हैं। शरीर के बाहरी स्वरूप में जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, उनको हम अंग बोलते हैं। चेहरा, गर्दन, धड़, हाथ, पैर, नाभि, स्तन, लिंग, उपस्थ और त्वचा। शरीर का हमारा जो बाहरी स्वरूप होता है, उसमें 9 छिद्र होते हैं। पुरुषों में 9 छिद्र और स्त्रियों में 10 छिद्र होते हैं।
2 कान के, 2 आंख के, 2 नाक के, 1 मुंह का, 1 नाभि का, 1 लिंग का और 1 उपस्थ का। स्त्रियों में इसके अतिरिक्त 2 छिद्र अतिरिक्त होते हैं स्तनों के। त्वचा में सहस्त्रों छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से हमारे शरीर में वायु का आवागमन बना रहता है, वायु आती रहती है, बाहर जाती रहती है। पसीने के माध्यम से भी हमारी त्वचा जो है शरीर की गंदगी को त्वचा के माध्यम से बाहर निकालती रहती है। यदि किसी कारणवश कहीं पर भी त्वचा में कोई रोम छिद्र बंद हो जाए, क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो, तो खुजली चालू हो जाती है। इसी प्रकार अगर कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके शरीर में पित्त की अधिकता के कारण जब पसीना बाहर की ओर निकलता है और किसी कारण से वो त्वचा की अंदरूनी परत में रुक जाता है, तो खुजली के साथ साथ जब हम उसको खारिश करते हैं तो वहां पर लाल रंग के निशान उभर आते हैं। तो इस प्रकार हम अपने शरीर की बाहरी अवस्था के अनुसार उसकी स्थिति का आकलन करके रोग उपचार कर सकते हैं या उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसी प्रकार स्थूल शरीर का जो अंदरूनी स्वरूप है, इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। स्थूल शरीर में अंग, नस, नाड़ियां, ग्रंथियां, संधियां, सप्त धातुएं इत्यादि जो हमें नजर आती हैं वो गिनी जाती हैं। हालांकि सप्त धातु जो है वो आधा स्थूल में और आधा सूक्ष्म में गिना जाता है। सप्त धातुओं में रस, जब हम भोजन खाते हैं हमारे मुख से रस का पाचन शुरू होता है और आंतों की तरफ जाता है। आंतों द्वारा जब रस को चूसा जाता है, उसमें से पोषक तत्व खींचे जाते हैं तो वो रक्त में मिल जाते हैं। तो रक्त से रक्त का निर्माण होता है और रक्त जब डाइजेस्ट होता है, जब उसका चूषण किया जाता है शरीर में, तो उससे मांस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार सप्त धातुएं क्रिएट होती हैं। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। उसके बाद इनकी जो गतिविधियां उत्पन्न होती हैं उनको हम सूक्ष्म स्वभाव बोलते हैं या शरीर का सूक्ष्म रूप बोलते हैं, जिसमें हमारी बुद्धि, पंच महाभूत, त्रिदोष शामिल होते हैं। त्रिदोष वात पित्त कफ को बोलते हैं। बुद्धि जो है वो मन का विकसित रूप है जो निर्णय लेने की क्षमता देती है। और पंच महाभूत जिनसे हमारा समझ शरीर बना है, और आज की डेट में हम एक्यूप्रेशर इत्यादि का जो सहारा लेते हैं उसमें पंच महाभूत विज्ञान का ही प्रयोग किया जाता है। पंच महाभूतों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को समाहित किया गया है। इन्हीं 5 रूपों को जब सुविधा के लिए तोड़ा गया तो 2-2 चीजों से मिलकर त्रिदोष उत्पन्न हुए। आयुर्वेद के सिद्धांत को आयुर्वेद ने त्रिदेश को सिद्धांत को अपनाया। पर यदि हम सूक्ष्मता से समझना चाहें तो पंच महाभूत की जो विद्या है या पंच महाभूत का जो विज्ञान है वो त्रिदोष की तुलना में अधिक गहरा और अधिक सटीक होता है। इसके बाद अति सूक्ष्म व्यवहार बनता है शरीर का, जो अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रकट करता है। हमारे भाव के बारे में, हमारे व्यवहार के बारे में, त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में। अतीन्द्रिय ज्ञान होता है हमें किसी चीज का पूर्व अनुमान होना या महसूस होने की क्षमता में वृद्धि होना। हम में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारे आसपास कोई है या कुछ घटना घट रही है, या कभी भी ऐसा अनुभव हो सकता है कि हमारा कोई किसी खास पीड़ा से गुजर रहा है, तो हमें उसका अनुभव या पूर्व अनुमान हो सकता है या हो जाता है। तो इसे हम अतीन्द्रिय ज्ञान बोलते हैं। उसके बाद जो भाव हैं ये हमारे हृदय से प्रकट होते हैं। ये भाव हमें हमारे संस्कारों द्वारा परिलक्षित होते हैं और संचालित होते हैं। जिस प्रकार के हमारे भाव होंगे, जिस प्रकार के हमारे भाव होंगे उसी प्रकार का हम व्यवहार करेंगे। तो लोग हमारे व्यवहार के द्वारा हमारे भाव का अनुमान भी लगा सकते हैं। इसके बाद इससे स्थूल शरीर और आता है, थोड़ा सा स्थूल हो जाता है, वो होते हैं हमारे विचार। बुद्धि के द्वारा हम विचारों को व्यवहार में लाते हैं। विचार हमें लौकिक बनाते हैं। विचारों के द्वारा हम स्वास्थ्य
विचारों के द्वारा हम लोग केंद्रीभूत होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम स्वार्थी होकर केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए या अपने लोगों के लिए निर्णय लेते हैं। वही जो भाव है वो प्रकृति के समस्त पक्षों के लिए लिया जाता है। तो दिमाग या बुद्धि जब चलती है तो वो सबके लिए ना होकर केवल अपने या अपनों के लिए होती है। दूसरी ओर जब भाव परिलक्षित होते हैं, भाव निकलते हैं, तो वो समस्त संसार के भले के कामना के लिए होते हैं। इसी से हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति बनती है, जिसे सत्व, रजस और तमस बोला गया है। इसका व्यवहार कई जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? शरीर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक दिमाग और दूसरा शरीर। दिमाग जो है वो चलाने वाला है, शरीर जो है वो चलने वाला है। शरीर के पास अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, केवल वो अपनी प्राण रक्षा करना जानता है, जिसमें उसे दिमाग की आवश्यकता नहीं होती। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो सभी सेल्स जीवित अवस्था में रहते हैं। जिस प्रकार हम अपनी रक्षा कर रहे हैं उस प्रकार वो भी अपनी रक्षा कर रहे हैं। हम जब सड़क पे चल रहे होते हैं, अचानक हमारे सामने कोई गाड़ी आती है तो हमारा हाथ एकदम से ऊपर उठ जाता है। अगर हम बुद्धिपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि हम उस चलती गाड़ी को रोक नहीं सकते हाथों के द्वारा, पर हमारा जो दिमाग है या हमारा जो शरीर है उसको अनुभव कर सकता है कि अपनी कुछ शायद रक्षा हो सके। तो शरीर के पास अपना एक पर्सनल दिमाग होता है, जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट दिमाग से नहीं होता। यही वो चीज है जो वातावरण में या वातावरण के साथ व्यवहार करके उसके संबंध में आकर शरीर को एक अलग प्रकार की ऊर्जा देती है। जब हम ऊर्जा विज्ञान में काम करते हैं तो ये चीज निकलकर सामने आती है कि शरीर किस प्रकार से कार्य करता है और अपनी रक्षा के लिए वो कौन सी प्रणाली को अपनाता है। दूसरी ओर जो दिमाग है वो संपूर्ण शरीर को इस चेतना के अतिरिक्त कंट्रोल करता है और अपनी इच्छा अनुसार चलाता है। दिमाग ही बताता है कि शरीर को कब, क्या, कैसे, कहां कार्य करना है। ग्रंथियों के सिक्रेशन भी दिमाग कराता है। विचार और भाव को ऊर्जा देने का काम भी दिमाग करता है। दिमाग के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दिमाग का राइट साइड का पोर्शन बॉडी के लेफ्ट साइड के पोर्शन को कंट्रोल करता है और दिमाग का लेफ्ट साइड का पोर्शन बॉडी के राइट साइड के पोर्शन को कंट्रोल करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो शरीर के ऑपोजिट भाग को, जिसमें रक्त होता है, जो ऊर्जा का सोर्स है, उसे कंट्रोल करता है, और दिमाग बॉडी के लेफ्ट पार्ट को, जो लॉजिक लगाता है या बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है और राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो ऊपर से नीचे की ओर उल्टे हाथ पर और नीचे से ऊपर की ओर सीधे हाथ पर लिम्फेटिक के रूप में होती है। दिमाग 3 तरीके से काम करता है, जिसमें 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। गुणों के अनुसार दिमाग मन के साथ मिलकर अच्छा, बुरा और सही या उचित में तालमेल बिठाने का कार्य करता है। मूल रूप से दिमाग के कुछ साधारण कार्य हैं जो शरीर को लेकर किए जाते हैं। वो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान लेना, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेना कि ये तामसिक कार्य है, राजसिक कार्य है या सात्विक कार्य है, और अंत में कर्मेंद्रियों के माध्यम से शरीर के द्वारा कार्य करवाना। ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती हैं: आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जो एक एक पंच महाभूत के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अगर इनमें से हमारे कहीं पे भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम शरीर में ये मान सकते हैं कि हमारा पंच महाभूत तत्व
उस क्षेत्र में कमजोर पड़ गया है। जैसे मान लीजिए किसी के कानों में खुजली होती है, तो कान जो स्वरूप है वो आकाश तत्व का स्वरूप है, तो हम देखेंगे ऐसे व्यक्ति को तनाव अधिक बना रहेगा। बिना वजह का तनाव होने के कारण उसके शरीर में ड्राइनेस आएगी। तो ड्राइनेस संबंधी जो भी रोग होंगे, जैसे ऑर्थराइटिस हो गया, खुजली हो गई, गैस बनना हो गया, ये कहीं ना कहीं आकाश तत्व से रिलेट करेगा। इसी तरीके से अगर किसी की आंखें कमजोर हैं तो आंखें दर्शन का काम करती हैं, ये अग्नि का स्वरूप है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी पाचक अग्नि जो है वो इम्बैलेंस हो चुकी है। इन चीजों के बारे में हम आगे चल के धीरे धीरे जानते जाएंगे। तब तक हम थोड़े थोड़े उदाहरण के साथ इनको समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर अग्नि बिगड़ी है तो हमारी बॉडी के जो 7 मेटाबॉलिज्म सिस्टम बताए गए थे, जिसे मैंने सप्त धातु कहा था, वो प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है, उसी के अनुरूप रोग बनते हैं। तो मन जो है ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान लेता है, बुद्धि के द्वारा वो यह देखता है कि इस व्यक्ति या इस विचार के प्रति कौन से गुण को उत्पन्न करना है। हम जो खाते हैं, जैसा खाते हैं, जैसे मन में विकार रखते हैं, उसी प्रकार से हमारे मन में गुण उत्पन्न होंगे, जिसमें तमस को हम खराब मानते हैं या बुरा मानते हैं, लेकिन कई बार कई अवस्थाओं में इसका मतलब धीमी गति से भी होता है। रजस गुण, इसे हम राजसिक गुणों के समान मानते हैं, पर इसका अर्थ तीव्र गुण भी होता है, यानी जल्दबाजी भी होता है। और सत्व गुण, यानी जो रजस और तमस का मिश्रण हो, और सत्व गुण को हम अच्छा गुण भी मानते हैं, जो सामाजिक नियमों के अनुरूप होता है। तो बुद्धि इस तरीके से निर्णय लेती है, और कर्मेंद्रियां 2 हाथ, 2 पैर, लिंग, उपस्थ और मुख, ये 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम इनको व्यक्त करते हैं। तो जिस प्रकार की हमारी अभिव्यक्ति होगी उस प्रकार की हमारी बुद्धि होगी, जिस प्रकार की बुद्धि होगी उस प्रकार का गुण होगा, और जिस प्रकार का गुण होगा उस प्रकार के विचार हमारे दिमाग में हमेशा रहेंगे, और दिमाग शरीर से उसी प्रकार की रचना या कार्य हमसे करवाएगा। हमारा शरीर 2 प्रकार से कार्य करता है, एक बुद्धि के द्वारा, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि दिमाग के द्वारा। दिमाग के द्वारा जो शरीर काम करता है वो बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था होती है। जैसे एक बच्चा होता है, उसे यह नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, तो उसका शरीर दिमाग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यह अवस्था भगवान के समीप या भगवान के अनुरूप मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो दिमाग जो है वो किसी भी तरीके का कोई निर्णय नहीं लेता, ना ही देता है, वो केवल शरीर को संचालित करने का काम करता है। पर जब उसमें मन आ जाता है तो उसमें विचार उत्पन्न होते हैं कि सही और गलत क्या है। फिर उसमें भाव क्रिएट होते हैं, कुछ उसे अच्छा लगता है, कुछ उसे बुरा लगता है, कोई उसे प्यारा लगता है, किसी से वो नफरत करने लगता है। इन दोनों के कारण उसमें बुद्धि उत्पन्न होती है, जो अंतर पैदा करती है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। तो जब बुद्धि आ जाती है तो दिमाग क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और बुद्धि के द्वारा उसकी सांसें कंट्रोल की जाने लगती है। जिस प्रकार से उसकी बुद्धि बनती है उसी प्रकार की श्वास उसको मिलती है। तो हमारी जो श्वास है वो 2 प्रकार की होती है, या तो हम ज्यादा लेते हैं और थोड़ी थोड़ी सांस छोड़ते हैं, या फिर हम थोड़ी सांस लेते हैं और ज्यादा छोड़ते हैं। इसका अनुमान हम अपनी नाक के आगे हाथ रख के कर सकते हैं कि हमारी लेने वाली सांस गहरी लंबी है या छोड़ने वाली सांस लंबी गहरी है। जो व्यक्ति सांस लेते हैं वो अपने जीवन में लेने वाला व्यवहार रखेंगे। इनकी उम्र छोटी होगी, इनको लेना पसंद होगा, ये किसी को देना पसंद नहीं करते। प्रवृत्ति इनकी रक्त की होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं तो ब्लड में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बहुत फास्ट होगी। जब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया फास्ट होगी तो इनके पास
किसी भी कार्य को शुरू करने की बहुत सारी ऊर्जा होगी। तो ये सुबह के समय एक्टिव रहते हैं, शाम होते होते थक जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। इन लोगों को रक्त संबंधी दोष लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग श्वास लंबी गहरी छोड़ते हैं, लेने पे ध्यान नहीं लगाते, उन लोगों में लिम्फेटिक नेचर क्रिएट हो जाता है। ये व्यक्ति देने का काम करता है। अगर इसके पास एक रोटी है और सामने कोई भूखा आ जाए और ये भी भूखा है, तो ये अपनी रोटी भी उसको दे देगा। तो ये व्यक्ति समाज में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में दुखी रहते हैं। इनके दुखी होने के कारण इनका खुद का कर्म है, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि सर्वप्रथम अपने शरीर की रक्षा पहला धर्म है। ये भावों के अनुरूप बहकर लोगों की मदद करते हैं और अपने लिए हानि कर बैठते हैं। तो ये देने में ज्यादा बिलीव करते हैं और इनको हमेशा एक दुख सताता है कि लोग इनको धोखा देते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और इनकी उम्र लंबी होती है। प्रकृति हमें हमेशा विपरीत परिस्थितियों में पालती है। अगर हम रक्त प्रकृति के हैं तो ये हमारे लिए लिम्फ का निर्माण करेगी, और अगर हम लिम्फ प्रकृति के हैं तो ये हमारे लिए रक्त का निर्माण करेगी। परंतु हम किसी भी प्रकृति के हों, उसी से संबंधित हमारे शरीर में रोग पैदा करेगी। तो शरीर बुद्धि के द्वारा काम करता है। और दूसरा, जब हम श्वास लेते और छोड़ते हैं तो हमारे ग्रंथियों में हार्मोन्स का स्राव होता है, जो हमारे दिमाग के द्वारा भी निर्धारित होता है। देखिए, मन, बुद्धि, दिमाग, चित्त, ये सारे कहने को एक ही चीजें हैं, लेकिन जैसे एक व्यक्ति की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही दिमाग की अलग अलग अवस्थाओं को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे एक व्यक्ति पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है। यह अवस्था पर निर्भर करता है कि उसका रिलेशन क्या होगा। वैसे ही सर्वप्रथम हमारा दिमाग होता है। यह सबसे बेसिक चीज होती है जो बच्चों के अंदर होती है, जो बॉडी को रेगुलेट करती है। इनको सही और गलत का अंतर नहीं पता। दिमाग के बाद मन आता है, जो हमारे विचार और हमारे हृदय से चालू होता है या उन विचारों को प्रकट करता है। तो जब एक बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसमें विचार आते हैं कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं, ये ऐसे रिलेशन है, इस तरीके के विचार आते हैं। फिर उनके प्रति प्रेम पैदा होता है, भाव क्रिएट होते हैं। तो मन विचार क्रिएट करता है। तो पहले दिमाग आया, फिर मन बना, उससे बुद्धि का निर्माण हुआ। जब उसमें पंच महाभूत मिल गए तो पता चला कि ये मेरे लिए लाभदायक है, ये मेरे लिए हानिकारक है। तो दिमाग से मन बना, मन से बनी बुद्धि, बुद्धि से बना चित्त। अब चित्त क्या है? यह निर्णय लेता है कि मैं, जिसमें अहम होता है, अहंकार और अहम दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें अहम होता है कि मैं हूं तो ये काम होना चाहिए, मैं नहीं हूं तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो चित्त से अहंकार का निर्माण होता है। चित्त में अहम होता है और फिर वो अहंकार में विलीन हो जाता है। अहंकार जो है वो संपूर्ण विश्व है, केवल मैं ही हूं। तो ये अहंकार है और अहम का अर्थ हुआ मैं हूं। इस प्रकार जब व्यक्ति की चेतना जागृत होती है, जब उसमें अहंकार आता है, तो उसकी श्वास प्रणाली के अनुसार चेतना और श्वास मिलकर उसके शरीर में हार्मोन्स की प्रक्रिया का संचालन करते हैं। कब, कहां, कितना छोड़ना है, यह निर्धारित करती है हमारी चेतना। स्थूल शरीर के कुछ कारक तत्व हैं जो स्थूल शरीर के होने को दर्शाते हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख, लिंग और उपस्थ। 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ये सारी चीजें मिलकर हमारे शरीर का, स्थूल शरीर का निर्माण करती हैं, हमारे बिहेवियर का, हमारे ब्रेन का निर्माण करती हैं। और इन्हीं 3 चीजों को मिलाकर हमारा अध्यात्म तैयार होता है कि आखिर मैं कौन हूं।
सूक्ष्म शरीर को चलाने के लिए दो कारक होते हैं, एक चेतना शक्ति और दूसरा स्थूल शरीर के द्वारा किया जाने वाला कार्य। चेतना शक्ति हम कह सकते हैं दो प्रकार की होती है, एक मानसिक चेतना और एक आत्मिक चेतना। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को क्लास लेंगे, तब इसको लेंगे। यदि आपको आज से संबंधित कोई चीज पूछनी हो, कुछ कहना हो, आप बोल सकते हैं। आज हम यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। कोई कुछ बोलना चाहेगा? हेलो हेलो। सर, और सब ठीक है? थोड़ी वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस आपकी बहुत स्लो आ रही थी। वॉइस स्लो थी? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे आपका जो माइक है वो डिस्टेंस में है। नहीं नहीं मैम, मेरे बिल्कुल मुंह के पास है माइक, कानों में लीड लगी हुई थी। अच्छा, आई डोंट नो, ओके। कोई नहीं। नेक्स्ट टाइम जो है सो सैटरडे का यही हाँ टाइम जी हाँ रखेंगे जी सर, हाँ जी 9 o'clock ना? जी जी जी। हाँ, मैं इसको टारगेट करने की कोशिश करूंगी सर। ठीक है। हैप्पी क्रिसमस सर सबको। मैम हम लोग हिंदू हैं। अच्छा, ओके। बहुत अच्छे। कोई मित्र अगर कुछ कहना चाहता हो, कुछ बताना चाहता हो, बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। चलिए, आप सभी लोगों को मुझे सुनने के लिए हेलो। हेलो। हाँ जी दिव्या जी। हाँ जी सर। जी सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही थी मुझे तो। अच्छा, नहीं वो किरण जी के यहाँ पे ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है। अच्छा जी। हम्म, हाँ जी सर, आपने पिछली बार कहा था कि नाक में तेल डाले, नाभि में तेल डाले, कान में तेल डाले हम्म, और फिर बताए कि उससे क्या आपको बेनिफिट मिले। जी जी बताइए दिव्या जी। सर, मैंने नाक में तेल डाला, हम्म, कान में डाला और नाभि में डाला, हम्म, तो उससे जो दिमाग की नर्व्स खुश्क होती है ना, उसको ऑयलिंग मिल जाती है और दिमाग तनाव मुक्त हो जाता है। जी। और कान में डालने से जो कानों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, हम्म, खुश्की, रूखापन, कम सुनना, हम्म, वो सब सही हो जाता है। और वहां पे भी उससे मन को भी बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। हम्म, कान में, नाक में तेल डालने से और नींद बहुत अच्छी आती है हम्म, और शरीर में एक्टिवनेस बढ़ती है। जी शरीर चुस्त हो जाता है और मन को खुशी मिलती है। जी। और नाभि में तेल डालने से हमारी निष्कासन प्रक्रिया सही होती है, हम्म, मोशन सही आता है हम्म, और पेट जो फूला हुआ है, जो गैस की वजह से फूल जाता है, वो पतला हो जाता है। जी। से ये बेनिफिट देखने को मिले। थैंक यू दिव्या जी। सर थैंक यू। सर थैंक यू। वेलकम। पर आप सभी लोग ये करेंगे तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। इससे बॉडी में बहुत सारे मेरिकुलस चेंजेस आते हैं। चलिए। सर एक्टिवनेस बढ़ जाती है बॉडी की। हाँ जी, बॉडी में एक्टिवनेस बढ़ जाती है और ठंड भी कम लगती है, और ठंड से संबंधित हाँ रोग जी, भी हाँ कम जी, होंगे, क्योंकि हमारे जो मुख्य छिद्र है जहाँ से हाँ हवा जी, घुसती है, उसमें ऑयलिंग होने के कारण हवा का जो प्रवाह होता है वो कम हो जाता हाँ है, जी, तो ठंड कम लगती है इनसे।
हाँ हाँ जी, ये मैं बताना भूल गई थी, ठंड कम लगती है। जी। सर कौन सा तेल इस्तेमाल करना? नाक में डालने के लिए बादाम रोगन इस्तेमाल कीजिए, बाकी सब कामों के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए। त्वचा पर मलना है तो तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये हड्डियों के लिए बेनिफिशियल होता है। हड्डियों के लिए तिल का तेल और बाकी नाभि और छिद्र में कान डालने के के लिए लिए सरसों सरसों का का। तेल। हाँ जी। अच्छा, और नाक में बादाम रोगन का। नाक में बादाम रोगन अच्छा, आप करके ठीक देखिए, है, नेक्स्ट वीक हमें धन्यवाद सर। बताइएगा। बहुत अच्छे, 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा जी, धन्यवाद सर। जी बिल्कुल। चलिए, हमारा टाइम भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।